हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लर्न अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। इसमें हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का आंसर की। आई कॉमर्स स्ट्रीम का जो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का उसका जो सेंटअप एग्जाम हुआ है उसका हम आज आंसर की देखने वाले हैं। उसको क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चन दिए गए, यानी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। उसमें से सिर्फ 50 का आंसर देना है, यानी 50 को छोड़ देना है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है माइक्रोज विच मीन स्मॉल बिलोंग्स टू, यानी माइक्रोज का मतलब जो छोटा होता है वो बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है? अरबियन वर्ड से, ग्रीक वर्ड से, जर्मन वर्ड से या इंग्लिश वर्ड से? तो ये जो है माइक्रोज वर्ड वो बिलोंग करता है ग्रीक वर्ड से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? तो इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल यूनिट, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ स्मॉल स्मॉल इंडिविजुअल लेवल पे हो सबको इंक्लूड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। भारत में है, यानी इन इंडिया देयर इज, यानी इंडिया में कैसा इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या नन ऑफ दीज? यानी इंडिया में कौन सी इकोनॉमी चल रही है? तो इंडिया में जो चल रही है वो इकोनॉमी का है कौन? मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों को मिक्स करके चलाया जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, यानी कौन सी इकोनॉमी है जिसमें डिसीजन जो होते हैं वो प्राइस मैकेनिज्म के बेस पर लिए जाते हैं? तो वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर ही डिसीजंस लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड बी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ, ये जो व्हाट शुड बी सेंटेंस है ये किसका सब्जेक्ट मैटर है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, नेचुरल साइंस का, नन ऑफ दी? तो व्हाट शुड बी यानी जहाँ पर भी पर्सनल जजमेंट हो, व्हाट शुड बी, व्हाट आउट टू बी, यानी क्या होना चाहिए, ये सब कौन सी साइंस में आता है? नॉर्मेटिव साइंस में आता है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the name of the curve which shows economic problem, यानी उस कर्व का क्या नाम है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम शो करता है? तो उस कर्व का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसमें दिखाया जाता है कि अगर टू गुड्स हो और रिसोर्सेस लिमिटेड हो तो अगर एक का हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स, यानी स्लोप जो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ये कैसे फॉल करता है, यानी कैसे गिरता है? तो ये टॉप से बॉटम में फॉल करता है, टॉप से बॉटम में गिरता है। और अगर इसकी फीचर की बात की जाए तो ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉल करता है, लेकिन अगर सिर्फ बात की जाए तो ये टॉप टू बॉटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु बेसिकली प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्व मार्जिनल यूटिलिटी, यानी किसने लॉ ऑफ इक्व मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है प्रोपाउंड किया था, विकसित किया था, निकाला था? वो कौन थे? गोसेन थे। गोसेन जो थे वो उसी का लॉ है लॉ ऑफ इक्व मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन? गोसेन जो थे उनका फर्स्ट लॉ क्या था? तो उनका फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और सेकेंड लॉ था यही जो ऊपर में दिया है, लॉ ऑफ इक्व मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा होगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू, यूटिलिटी किससे रिलेट करता है? तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन में से दिया रहता इन इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिक्स में पूछा रहता है तो ये होता सेटिस्फैक्शन फॉर ह्यूमन वांट्स। अगर यहाँ पर दिया रहता है इन डिक्शनरी, अगर डिक्शनरी की बात की जाती है तो यहाँ पर होता है यूजफुलनेस, लेकिन यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर मानेंगे ऑल ऑफ दिस। इकोनॉमिक यूटिलिटी का मीन्स ये सब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। When marginal utility is negative, जब मार्जिनल यूटिलिटी घटते घटते निगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी पर क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? तो टोटल यूटिलिटी जो होती है वो रिलेटेड व्हेन
एज ए रिजल्ट ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ एप्पल डिमांड फॉर ऑरेंज इंक्रीज। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन दोनों गुड्स में क्या ऐसा रिलेट करता है, जब ये एप्पल का प्राइस बढ़ता है तो ऑरेंज का डिमांड बढ़ता है। तो ये कौन सी गुड्स में होता है? तो जब दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट हो, यानी एक दूसरे के जगह पर यूज किया जा सके, तो अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन सेल्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज, यानी जब कमोडिटी यानी सामान का खुद का दाम डिक्रीज हो, घट जाए, तब डिमांड पर क्या असर पड़ता है? तो जब कोई किसी भी सामान का दाम कम हो जाए, गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो जाए, तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड, जब नॉर्मल गुड की बात की जाए तो उसका डिमांड कर्व कैसा होता है? तो उसका डिमांड कर्व होता है निगेटिव। इसमें जब प्राइस के बढ़ने से इसकी डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, और प्राइस के ज़्यादा होने से डिमांड घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड, यानी इन सब में से कौन सा ऐसा रीजन है जो हमारे डिमांड को चेंज करता है? चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, पॉपुलेशन इंक्रीज। तो ये तीनों रीजन है जो डिमांड को चेंज करता है। कैसे? जब इनका कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो वो डिमांड ज़्यादा करता है, इनकम कम होता है तो डिमांड कम करता है। जब किसी रिलेटेड गुड का प्राइस बढ़ता है तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड का डिमांड बढ़ता है, जब किसी रिलेटेड गुड का प्राइस घटता है तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड का डिमांड घटता है। और पॉपुलेशन के बढ़ने से भी डिमांड बढ़ती है, पॉपुलेशन के घटने से डिमांड घटती है। तो ये तीनों जो फैक्टर है वो किसको चेंज इन डिमांड को इफेक्ट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड डिमांड फॉर इट, यानी क्या रिलेशन है प्राइस की कमोडिटी के प्राइस और डिमांड पर? तो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है। जब भी प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, डिमांड बढ़ेगा प्राइस कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज टू, लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पर अप्लाई होगा, किस गुड्स के केस में अप्लाई होगा? नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है कि जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। तो ये सिर्फ नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। गिवन गुड में एक स्पेशल केस होता है जहाँ पर प्राइस के घटने पर डिमांड घट जाती है और प्राइस के बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स होज डिमांड, इन्फीरियर गुड कैसा गुड है, यानी वह गुड है, यानी वह सामान है उसका डिमांड जो होता है कैसा होता है? फॉल विथ राइज इनकम, जब इनकम बढ़ेगा तो इसकी डिमांड कम होगी, जब इनकम घटेगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन इनकम, ये चेंज इन इनकम से इन्फ्लुएंस ही नहीं होता है, या बोथ ए एंड बी। तो सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड के केस में इसकी डिमांड घटती है, और कंज्यूमर की इनकम घटने से इसकी डिमांड बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉल इन डिमांड इज कॉज्ड बाय, यानी जब डिमांड में जो फॉल होता है इसका कारण क्या है? तो राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स, जब गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है तो भी डिमांड कम होता है, तो ये सही हो जाएगा। इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी जो होता है बढ़ जाता है, तो ये नहीं होगा। फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड, जब गुड का प्राइस फॉल होगा तो इसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। डिक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, जब कंज्यूमर का इनकम डिक्रीज होता है तो उसका डिमांड भी डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही मिल रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिमांड फॉर कार एंड पेट्रोल इज यूजुअली, जब कार और पेट्रोल की डिमांड जो होती है वो कैसी होती है? तो वो हो जाएगी इन इलास्टिक, क्योंकि कार में पेट्रोल की जगह पानी या डीजल यूज नहीं किया जाता। जो कार पेट्रोल से चलेगा वो पेट्रोल से ही चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ विच मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो किस मेथड से मेजर किया जाता है? तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट मेथड, परसेंटेज मेथड, तीनों मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर देयर, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स है? तो 5 टाइप्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स के। यहाँ पर पूछा जा रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटी गुड्स, यानी नेसेसिटी गुड जो आवश्यक गुड है उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? तो उसकी इलास्टिसिटी 0 होगी, चाहे प्राइस जितना भी बढ़ जाए इसकी डिमांड जो है वो रहेगी ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रोपाउंडेड द परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ
मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का जो तरीका है वो है परसेंटेज मेथड। उसको किसने प्रोपाउंड किया, किसने विकसित किया, तो उसको किया था हिक्स ने। हिक्स नामक एक व्यक्ति है, उसी ने ये वाला मेथड दिया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द डिमांड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज इज इलास्टिक, यानी इन सब में से कौन सा ऐसा कमोडिटी है जिसका डिमांड जो होगा वो इलास्टिक होगा। तो इलास्टिक मतलब जल्दी से बदल जाएगा, तो वो किसका होगा, तो डायमंड ज्वेलरी का होगा। जैसे भी प्राइस बढ़ेगा इसका डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा इसका डिमांड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, प्रोडक्शन मीन्स होता है क्रिएट यूटिलिटी, यूटिलिटी क्रिएट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनमें से कौन जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का फैक्टर है। लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो किससे रिलेट करता है, तो वो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल से रिलेट करता है। प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, प्रोडक्शन फंक्शन किससे रिलेटेड है, इनपुट फॉर आउटपुट, इनपुट को आउटपुट में बदलने से रिलेटेड है प्रोडक्शन फंक्शन। पर यूनिट प्रोडक्शन फॉर द वेरिएबल फैक्टर इज कॉल्ड, पर यूनिट प्रोडक्शन जो होता है वेरिएबल फैक्टर पे उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एवरेज प्रोडक्ट। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अल्टरनेटिव नेम यानी एक और नेम क्या है, तो वो है इकोनॉमिक कॉस्ट। What is an opportunity cost? Opportunity cost क्या है, alternative which have foregone, the last opportunity, transfer, earning, all of these. When the total fixed cost of producing 100 unit is 30, जब 100 यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसका कॉस्ट आ रहा है क्या 30, एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 3, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो यहाँ पर हमको क्वांटिटी भी दिया हुआ है और एवरेज भी दिया हुआ है। तो एवरेज और क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा तो फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट में हम फिक्स्ड कॉस्ट जोड़ देते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, तो 100 इंटू 3 हो जाएगा 300, उसमें 30 हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 330। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट, इन सब में से कौन फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है जो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When marginal revenue is zero, जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, मैक्सिमम हो। यहाँ पर हर चीज में नोट कर लीजिएगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, जब मार्जिनल कॉस्ट जीरो होगा तो टोटल कॉस्ट मैक्सिमम होगा। ये हर चीज में अप्लाई होता है। रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट, जब भी एडिशनल यूनिट को सेल करने पर जो रेवेन्यू आता है तो उसे कहते हैं मार्जिनल। जहां पर भी एडिशनल देखने को मिले समझ जाइएगा वो मार्जिनल से रिलेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच मार्केट आर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू ईच अदर, कौन सा ऐसा मार्केट है जहां पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो वो होता है परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल और एवरेज दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज रेवेन्यू मीन्स, एवरेज रेवेन्यू का क्या मतलब है, तो जहां पर भी एवरेज हो वहां पर यूनिट होगा ही होगा, तो द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ कमोडिटी इज सोल्ड, पर यूनिट कमोडिटी पर सोल्ड करने पर जो हम सेल करने पर जो हमें रेवेन्यू मिलता है उसे ही हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। When average revenue is 50, output is equal to 15 units to total revenue, जब एवरेज रहे और क्वांटिटी रहे तो एवरेज और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर टोटल मिलता है, तो 50 इंटू 15 हो जाएगा 750। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्सिडी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी कॉजेज, जब किसी प्रोडक्शन पर सब्सिडी मिल जाता है तो इसकी सप्लाई क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि सब्सिडी मिलने से इसका कॉस्ट कम लगता है और जब कॉस्ट कम लगता है तो इसकी सप्लाई बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्लाई इज मोर इलास्टिक इन केस ऑफ, सप्लाई इज मोर इलास्टिक इन केस ऑफ, सप्लाई किस केस में मोर इलास्टिक है, तो लॉन्ग पीरियड में सप्लाई मोर इलास्टिक होता है। When the price of a competitive good falls than its supply, जब किसी competitive goods का
प्राइस फॉल होगा तो इसकी सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा, तो इसकी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज called the quantity of good which a seller becomes ready to sell at a specified rate at a particular time in the market। यानी कि उस कंसेप्ट को क्या कहेंगे जब कोई सेलर जो है किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर रेट पर सेल करने के लिए रेडी होता है, तो उस कंसेप्ट को हम कहेंगे सप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी, बहुत ही शॉर्ट पीरियड, छोटे से छोटे पीरियड में सप्लाई क्या होगा, परफेक्टली इनएलास्टिक होगा। If firm can earn supernormal profit even the long run under, यानी कि लॉन्ग रन में एक सप्लायर है, एक फर्म है जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो कौन सी मार्केट होगी, तो वो मोनोपोली मार्केट होगी। Which of the following is a characteristics of market? मार्केट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी विशेषता है कि वन एरिया होता है, प्रेजेंट बाय और सेलर दोनों होते हैं, फ्री कंपटीशन होता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज गिवन बाय, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था, तो चैम्बरलिन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज ए मोनोपोलिस्ट मार्केट शो, एक मोनोपोलिस्ट मार्केट जो होता है वो क्या शो करता है, तो वो शो करता है नेचर ऑफ मार्केट शो करता है। इन मोनोपोली प्राइसेस, मोनोपोली में प्राइस कैसा होता है, तो नॉट यूनिफॉर्म, एक बराबर नहीं रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। बस इसके यहीं तक ख़त्म करते हैं। इसके आगे का जो 50 क्वेश्चन बच गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे